हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था टैक्सेबल इवेंट, है ना। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएस, ये जो टैक्सेस आए हैं दोस्तों, ये टैक्सेस आए हैं, ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, मतलब इसकी शुरुआत कहां से हुई है और टैक्सेस की ओरिजिनेशन कहां से है। राइट डाउन एवरीवन। कोई भी आज कानून बनता है, उसका रीजन संविधान है दोस्तों। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो हमारा डायरेक्ट टैक्स भी आया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो ही जीएसटी आया, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से ही कानून आता है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जिसके अंदर टोटल ओवरऑल 448 कितने 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और प्रियम्बल यानी इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली 448 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स यानी कानून यहां पर। हाँ, जैसे हम लोग लॉ के अंदर कोई एक्ट के अंदर सेक्शंस बोलते हैं कानून, यहां पे आर्टिकल्स होते हैं। शेड्यूल्स आर लाइक अटैचमेंट। जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा बच्चों, क्लास 12th में आपने बैलेंस शीट का शेड्यूल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ते थे, वो क्या था, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3। यस और नो। तो बेसिकली शेड्यूल्स होते क्या है, शेड्यूल्स होते हैं कोई भी तरह का टैबुलर स्टेटमेंट, कोई लिस्ट, कोई प्रेजेंटेशन, कोई डायग्राम। सो बेसिकली टैबुलर स्टेटमेंट जो लिस्ट होते हैं ना, वो सब हम लोग कहां पे डालते हैं, कानून के अंदर कहां डालते हैं, शेड्यूल्स के अंदर डालते हैं, सेक्शंस में या आर्टिकल्स में नहीं डालते। ठीक है, तो देयर आर 12 शेड्यूल्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। नाउ एवरीवन, 448 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, जिस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। सो पावर ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस। बच्चों, एक आर्टिकल जिसकी बात मैं आपको साथ करने वाला हूं, आर्टिकल 246। बट इससे पहले भी एक आर्टिकल और डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ, उसका नाम है आर्टिकल 265। पता है संविधान के इस आर्टिकल के अंदर क्या लिख दिया गया है? इसके अंदर लिख दिया गया है, नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक बच्चों लॉ से परमिशन नहीं मिलती, तब तक आप ना ही टैक्स लगा सकते हो, ना ही टैक्स किसी से कलेक्ट कर सकते हो। सो आर्टिकल 265 कहता है ना टैक्स आप लगा सकते हो, ना ही आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो किसी से, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी लॉ से पावर मिलनी जरूरी है। सो संविधान के इस आर्टिकल 246 में पावर ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस के बारे में बात की जाती है कि एक ऐसा आर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन सा टैक्स लगाने की पावर किसके पास है। क्योंकि अगर यह आर्टिकल के अंदर ना लिखा होता तो आर्टिकल 265 तो साफ इनकार करता है, कह रहा है कोई भी टैक्स आप ना ही लगा सकते हो, ना ही कलेक्ट कर सकते हो, जब तक लॉ से परमिशन ना मिले। और यहां पर जो जिस लॉ की बात कर रहा है बच्चों, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझ में आई बात। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 पावर देता है टू लेवी ऑफ टैक्स। इज दैट क्लियर? इसके अंदर 3 तरह की लिस्ट होंगी बच्चों। अच्छा, आर्टिकल 246 के अंदर क्योंकि लिस्ट वगैरह चीजें कहां आती हैं, शेड्यूल्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है शेड्यूल 7। कौन सा? शेड्यूल 7। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 2 और एक होता है लिस्ट 3। जनरली लॉ वाले टीचर्स भी आपको ये बात पढ़ा देते हैं, बट स्टिल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात समझ लेते हैं। संविधान के दूसरा आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिकल 246, जिसके अंदर लिख दिया गया शेड्यूल 7, एक लिस्ट बनाई गई, जिसके अंदर एक लिस्ट 1 को बोलते हैं बच्चों यूनियन लिस्ट,
लिस्ट 2 को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। देखो मेरा पर्पस सिर्फ टैक्सेस निकालने का है, इसलिए मैं तो टैक्सेस से रिलेटेड बात कर रहा हूं। लॉ वाले टीचर्स आपको यह बात क्लियर कहेंगे कि आर्टिकल 246 में कोई भी कानून बनाने की पावर यहां पर है। आर्टिकल 246 कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ पावर दोनों के पास है। मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि टैक्स लगाने की पावर कहां है, मतलब टैक्स कह लो या यहां पर आप लॉ कह लो, समझ गए ना। तो अल्टीमेटली लेवी ऑफ टैक्स, मैं टैक्स लेवी सीख रहा हूं कि भाई किसकी के पास पावर है टैक्स लगाने की। पावर टू लेवी यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ये वो लिस्ट है जिसमें पावर टू लेवी किसके पास है, दोनों सरकार के पास, यानी सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, तो बोथ। क्या मेरी बात समझे? सो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 तरह के लिस्ट हैं दोस्तों। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लिस्ट 2 में पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और लिस्ट 3 में पावर यूनियन और स्टेट दोनों के पास होती है। नाउ इसके अंदर कौन कौन सी लिस्ट आती है यह जानना बहुत जरूरी है। हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों एंट्री नंबर 82। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ और सिर्फ यह बताना है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आई। वैसे तो और भी टैक्सेस हैं, बट इनकम टैक्स लगाने की पावर एंट्री नंबर 82 क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आई, लिखा हुआ है एंट्री नंबर 82 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे यह बात लिख दी गई है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बच्चों अच्छा एक मिनट और, ये बात तो हम लोग डिस्कस करना भूल ही गए। संविधान ने बनाया किसने था, संविधान पास किसने किया? तो आपको नाम पता होगा इनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और फाइनली इसको आजादी के बाद, संविधान आजादी से पहले भी संविधान निकले हैं, बट संविधान इंडिया की आजादी के बाद फाइनली इसको कब जाके लेवी कर दिया गया, पास कर दिया गया, 26 जनवरी 1950। बच्चों दिस इज द रीजन हम लोग 26 जनवरी बनाते हैं। तो 26 जनवरी हम क्यों बनाते हैं, वो यही रीजन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, संविधान पास करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टोटल कितने कानून है, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, एक प्रीएम्बल है। आर्टिकल 246 पावर टू लेवी ऑफ टैक्सेस, ये पावर तीन तरह के लिस्ट निकालती है। टैक्सेस लगाने की पावर तीन तरह के लिस्ट की बात करता है। एक बात करता है लिस्ट 1 विच इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं लिस्ट 1 की, जिसके अंदर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया एंट्री नंबर 82 विच इज इनकम टैक्स। इस तरीके से देखा जाए जो टैक्सेस अभी मौजूद हैं वो है एंट्री नंबर 83। बच्चों 83 इज अबाउट कस्टम ड्यूटी, 83 इज अबाउट कस्टम ड्यूटी। तो अगर मैं बोलूं कि अभी कौन से टैक्सेस मौजूद है, तो वो इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी है सेंट्रल लिस्ट के अंदर, जो हमें समझना चाहिए। इसके अलावा तो वैसे बहुत सारी एंट्रीज है। एंट्री नंबर 84 है, वो क्या है, एंट्री नंबर 84 इज अबाउट सेंट्रल एक्साइज। 92A है CST। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। 97 है टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड, टैक्सेस नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, 2 एंड 3। ऐसे टैक्सेस जो कहीं पर भी कवर्ड ना हुए, तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट एंट्री बनाई हुई है, एंट्री नंबर 97। इसके अंदर बाकी बचे हुए सारे आ जाएंगे। पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट, पावर टू लेवी स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्स लगाने की पावर थी, एंट्री नंबर 51 बच्चों, 51। जैसे सेंट्रल एक्साइज के बारे में पिछली क्लास में बताया था ना, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, ऐसे ही एक और एक्साइज होता है बच्चों जिसको बोलते हैं स्टेट एक्साइज। क्या बोलते हैं, स्टेट एक्साइज। स्टेट एक्साइज कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज, क्या ये डिलीट हो गया? नहीं बच्चों, कानून ये डिलीट नहीं हुआ, स्टेट एक्साइज जिंदा है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे वैट खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा यस बेटा, एंट्री नंबर 54 वैट फिनिश हो गया। अच्छा, वैट के लिए मैंने आपको बताया था दो प्रोडक्ट्स पर वैट अभी भी जिंदा है, बताओ कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, सेंट्रल एक्साइज भी वैसे तो डिलीट हो गया, बट सेंट्रल एक्साइज भी कौन कौन से दो प्रोडक्ट पर जिंदा है वो भी लिख लो अगर नहीं लिखे तो। सेंट्रल एक्साइज बताओ, एक तो पेट्रोलियम आइटम्स, दूसरा टोबैको। ये दो ऐसी आइटम्स है बच्चों जिस पर सेंट्रल एक्साइज आज भी जिंदा है, मतलब इस पे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एक्साइज तो खत्म हो गया जीएसटी आने के बाद, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर अभी भी सेंट्रल एक्साइज चल रहा है? वो है पेट्रोलियम आइटम्स एंड टोबैको। इज दैट क्लियर एवरीवन? एंट्री नंबर 51 इज स्टेट एक्साइज, 54 इज वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों 54 इज वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि वैट मैंने आपको बताया है। अब सिर्फ दो ही प्रोडक्ट पर जिंदा है, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। तो सर पेट्रोलियम पे दोनों आते हैं? हाँ, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर हुआ तो एक्साइज ड्यूटी लगी, बेचा तो क्या लगा? वैट। फिर से सुनो, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर हुआ तो क्या लगा? एक्साइज ड्यूटी। बेचा तो क्या लगा? वैट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसी तरीके से और भी टैक्सेस हैं, बट आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है उन वाले टैक्सेस में। अगर आप करंटली एक्टिव टैक्सेस की बात करो, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी और स्टेट एक्साइज। सर स्टेट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, सर कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, दोनों लगते थे क्या एक ही प्रोडक्ट पर? मेरे बेटे 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 ये देखिए, एक्साइज पहले ना दो तरह के होते थे। एक्साइज लगता कब था? एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। एक्साइज पहले दो तरह के होते थे, एक सेंट्रल एक्साइज, दूसरा स्टेट एक्साइज। ये ऑब्वियस वाली बात है, सेंट्रल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है लगाएगा कौन? टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी। और कलेक्ट भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट एक्साइज की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर दोनों लगते थे क्या? नहीं, दोनों नहीं लगते थे बच्चों, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अपने प्रोडक्ट्स बांट रखे थे। मैं आपको उस टाइम की बात कर रहा हूं जब जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं, तब सेंट्रल एक्साइज भी जिंदा था। तो स्टेट एक्साइज किन प्रोडक्ट्स में लगता था बच्चों? जितने नशे वाले प्रोडक्ट हैं, नशे वाले जितने नशीले पदार्थ हैं हमारे देश के अंदर, है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी लगाता था। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नारकोटिक्स, इंडियन हेम्प। बच्चों ये सारे नशे के प्रोडक्ट हैं। और लिकर के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, ओपियम, नारकोटिक्स, इंडियन हेम्प। आप सोच रहे होंगे ये कैसे नाम है, आपने सुना होगा, देसी भाषा सुनी होगी इसकी, चरस, गांजा, हाँ जो भी आपने सुना है। बच्चों ये ड्रग्स, दिस मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इलीगल, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन बनती हैं दोस्तों, उन सारी फार्मा इंडस्ट्री में, मेडिसिन में ये सब चीजें जाती हैं। अल्कोहल भी जाता है, ओपियम भी जाता है, नारकोटिक्स भी जाता है, इंडियन हेम्प भी जाता है, तो सब चीजें जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग कभी भी गवर्नमेंट ने इलीगल नहीं कही, पर इनकी ट्रेडिंग इलीगल है। कोई रॉ बेच रहा है इसको, तो क्योंकि बेचो तो किसको बेचो? फार्मा वालों को बेचो, रॉ नहीं बेच सकते बाजार में। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नारकोटिक्स, इंडियन हेम्प, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। ठीक है जी, तो इनके प्रोडक्ट पर स्टेट एक्साइज लगता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइड किया कि भैया नशा, स्टेट गवर्नमेंट कहता है नशा हमारा, बाकी सब तुम्हारा। सो बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर, ऑल अदर प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज लगता था बच्चों। हालांकि वो बात और है कि अब सेंट्रल एक्साइज सिर्फ दो ही प्रोडक्ट पे लगता है। बताओ फिर से कौन कौन से? पेट्रोलियम और सेंट्रल एक्साइज लगता है टोबैको पे। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? सो एक्साइज ड्यूटी दो तरह की, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होती है। आगे आ जाओ वापस इसी पे ही। सो वैल्यू एडेड टैक्स मैंने आपको बताया, ये अब जीवित नहीं है, ये बेचारे जीवित नहीं है, ये जीवित नहीं है। ठीक है, अब तुम कह रहे होगे सर
अब जरा कॉन्करेंट लिस्ट की भी बता दो बेटे। कॉन्करेंट लिस्ट के मैं क्या बताऊं, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्सेस इंट्रोड्यूस नहीं किए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लगा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अगर कोई ऐसा कानून, मतलब बी आर अम्बेडकर जी को भी लगा कि कोई ऐसा कानून जिसको दोनों को सब पावर दे दी टैक्स लगाने की, तो इनकी तो लड़ाइयां हो जाएंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी और स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल जी, या यूपी में देख रहे हो तो योगी जी, मतलब हर जगह पे अलग अलग है। तो इनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना मैनेज करना, है हाँ या ना। तो भाई देखो नहीं, जहां पे देखो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी सेम है तो वहां पर तो दिक्कतें कम है, बट जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हो गई तो वहां दिक्कतें ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के उस टाइम पर ही इन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि भाई ना 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 ना, हम लोग नहीं लगाएंगे इसमें कोई टैक्स। नो टैक्सेस दोस्तों, नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं है। तो सर फिर क्या है? नो टैक्सेस बच्चों। इसके अंदर गवर्नमेंट ने सिविल लॉज, जितने भी सिविलियंस के लिए कानून होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर्स हर एरिया के, हर स्टेट के क्रिमिनल प्रोसीजर्स अलग होंगे। किसी की पेनल्टी ज्यादा होगी, किसी स्टेट में पेनल्टी ज्यादा होगी। सिविलियन के लिए लॉज अलग होंगे। इंडियन पिनल कोड के कुछ सेक्शंस ऐसे होते होंगे जो हर स्टेट वाइज क्या होते होंगे, अलग अलग। तो बेसिकली यस कह सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे टैक्सेस नहीं थे जो दोनों को पावर दे दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वो ओरिजिनेशन है बच्चों किसी भी कानून की, किसी भी टैक्स लगाने की कानून जो है वो पावर इनको मिली संविधान से है। आर्टिकल 246 ऑफ द आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपको मोटा मोटा क्या याद करना है? अभी तो फिलहाल आपको एंट्री नंबर 82 याद करना चाहिए इनकम टैक्स, और 83 कस्टम ड्यूटी। अब तुम कह रहे होगे सर जीएसटी कहां है? अरे हां, जीएसटी तो कहीं है ही नहीं। कहां है, कहां है, कहां है? आपके दिमाग में आ रहा होगा एंट्री नंबर 97 यूज कर लो। बच्चों नहीं, एंट्री नंबर 97 यूज हो गई थी। एंट्री नंबर 97 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था 1990s में, उसका नाम था सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स की पावर यहां से ले ली गई थी, तो एंट्री नंबर 97 नहीं हो सकता। तो सर फिर क्या होना चाहिए? सो बेसिकली एंट्री नंबर 97 तो यूज नहीं हो सकता, तो फिर कोई एंट्री ऐसी खाली थी ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ गई जीएसटी लेके आने के लिए। यस एवरीवन, आर्टिकल 246A नया आर्टिकल निकाला बच्चों जीएसटी लेके आने के लिए। पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 246A जिसमें जीएसटी लगाने की पावर दी गई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या मेरी बात समझे? तो यस, आर्टिकल 246 में कोई पावर नहीं थी, आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी लगाने के लिए। ठीक है जी सर, समझ में आया? समझ में आया सबको? यह है हमारा ओरिजिनेशन। ठीक है, कोई भी कानून बना ही ऐसे है क्योंकि आर्टिकल 265 ने पंगा डाल रखा था जो कहता था कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जिसकी वजह से कानून में अगर पावर नहीं होगी ना तो कोई भी आर्टिकल बन नहीं सकता। इसी रीजन से आर्टिकल 240 से कोई भी टैक्स नहीं बन सकता था। तो इसीलिए आर्टिकल 246 के अंदर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कि कौन कौन क्या टैक्स लगाएगा और कौन सा कानून लगाएगा वो पावर्स दी गई थी। क्या मेरी बात समझे एवरीवन? आई होप आप लोग नोट कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे। नाउ अब हम लोग ना एक नए एक्ट की बात करते हैं बच्चों। डायरेक्ट टैक्स की हम लोग शुरुआत कर देते हैं, और वो डायरेक्ट टैक्स की शुरुआत होगी बच्चों इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। जी हाँ, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई दो राय नहीं कि इनकम टैक्स एक्ट में 1961 इसके अंदर कई चेंजेस आए, मतलब कई बार अमेंडमेंट्स आई। अब उस अमेंडमेंट्स की वजह से, उस अमेंडमेंट्स आने की वजह से इनकम टैक्स के एक्ट चेंज होते रहे। पहले 1922 में आया था,
ब्रिटिशर्स के टाइम पर। फिर इनकम टैक्स एक्ट कई बार चेंज होके उसके बाद आया 1961। और बच्चों ये जो एक्ट है ना, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा अपना एक्ट है, कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी कुछ किया है, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे देश के अंदर ज्यादा अगर एक्ट ब्रिटिशर्स के जो एक्ट होते हैं वो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, वो उसमें कोई डाउट नहीं। बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जो हमारी खुद की थी, इसमें इसलिए इसमें अमेंडमेंट ज्यादा है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बच्चों, यस, ये एप्लीकेबल कब से हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962। कब से एप्लीकेबल हुआ? 1962। अच्छा, 1961 में फिर क्या हुआ कि नाम 1961 लिख दिया गया? क्या होता है, कोई भी कानून को बनने से पहले वो कानून पहले बिल होते हैं। क्या होते हैं? पहले बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, यस और नो, बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो बिल होते हैं ना, बिल, इसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, पहले सॉरी इनकम टैक्स बिल, फाइनेंस बिल, कोई भी बिल पहले बनता है, उसके बाद जाके एक्ट में कन्वर्ट होता है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 1/4/1962 से इफेक्टिव हुआ। सर नाम में 1961 इसलिए लिखा गया क्योंकि बिल एक्ट 1961 में बना था। अब बिल एक्ट कैसे बनता है? पहले जाता है, परमिशन लेनी पड़ती है लोकसभा से, आपको पता ही है, फिर राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट का क्या मिलता है? असेंट। बच्चों तीनों स्टेप्स के बाद जाके ही बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। सो एक बिल कानून कैसे कन्वर्ट होता है? पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का असेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि 1/4/1962 से एप्लीकेबल हुआ, बिल से एक्ट बन गया, इसलिए 1961 लगाया जाता है। सर इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? बच्चों कुल मिला के 298 सेक्शंस हैं, याद रखना है आपको, 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी शेड्यूल्स बताए थे, सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं? 14 शेड्यूल्स हैं दोस्तों। तो याद रखनी है हमेशा ये बात, देयर आर 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बच्चों ये बात पे डिसएग्री नहीं करूंगा मैं कि इनकम टैक्स जो लगता है वो लगता है इनकम्स के ऊपर, और इनकम्स भी कौन सी? टैक्सेबल इनकम्स पर। सर कब लगता है ये इनकम टैक्स? अगर हम बात करें, ये इनकम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कब कमाने की इनकम की बात हो रही है, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और एक होता है बच्चों असेसमेंट ईयर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मतलब नहीं पता होगा कुछ बच्चों को। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। जी हां, जैसे अकाउंट्स में आप लोग फाइनेंशियल ईयर पढ़ते थे ना, वैसे ही इनकम टैक्स में पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है? सर असेसमेंट ईयर में हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट को अपनी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को। कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर हो गया बच्चों आईटीआर वाला ईयर, हाँ या ना? बट इस आईटीआर में इनकम किस साल की शो की जाती है? जैसे मैं कमा रहा हूं मैं उस साल तो शो कर दूंगा, नहीं। सो असेसमेंट ईयर में आईटीआर भरी जाती है जनरली 31 जुलाई को या फिर 31 अक्टूबर को। पहले 30 सितंबर होता था, अब ये 31 अक्टूबर है। तो दो डेट्स, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, ये वो दो डेट्स हैं जिस वक्त आईटीआर हम भरते हैं अपने इनकम्स की। अब आप बोलोगे सर 31 जुलाई किसके लिए? जहां नॉन ऑडिट केसेस हैं। नॉन ऑडिट मतलब जिनके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। जिनके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी है उनके लिए 31 अक्टूबर है, जिनके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है उनके लिए 31 जुलाई है। अब ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है वो हमारी मुद्दा नहीं है। पहले समझो कि कुछ कंपनीज पे ऑडिट होगी, कुछ पे नहीं होगी, तो हम लोग ये समझ के चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो नॉन ऑडिट के केस में जैसे जॉब करने वाले हैं उन पे ऑडिट थोड़ी ना होती है, तो जॉब करने वालों को तो अपनी इनकम्स के ऊपर क्या करना होगा? टैक्स देना ही होगा, और ये रिटर्न शो करेंगे 31 जुलाई तक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक आप अपनी इनकम्स को शो करते हो। किस साल की इनकम को शो करते हो? पिछले साल की इनकम को शो करते हो। सो दोस्तों अगर मैं कहता हूं असेसमेंट ईयर 2022-23, मुझे इस साल में आईटीआर भरनी है,
तो मैं किस साल की इनकम को दिखा रहा हूंगा? 2021-22। इट मींस मैंने जो भी इनकम कमाई है 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, इस इनकम के ऊपर मुझे क्या देना होगा? टैक्स। और आपको तो पता ही है बच्चों, आज के टाइम पर जो टैक्स है वो टीडीएस के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? टीडीएस या फिर एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट कहती है हमें तो टैक्स चाहिए भैया साथ साथ। ना 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 ना, ऐसे नहीं है असेसमेंट ईयर में देंगे। ना ना ना, हमें साथ ही साथ चाहे टैक्स चाहिए। तो जैसे जैसे कमाते जाते हो वैसे वैसे टैक्स देते जाते हो। सो गवर्नमेंट कहता है टीडीएस और एडवांस टैक्स आपको साइमल्टेनियसली देना है जैसे जैसे आप कमाते जाते हो। तो फॉर एग्जांपल बैंक में इंटरेस्ट कमाता हूं तो बैंक वाले टीडीएस काट के देते हैं। जॉब करता हूं, तनख्वाह कमाता हूं, सैलरी, तो सैलरी पे टीडीएस कट के आता है। रेंट कमाता हूं तो रेंट पे टीडीएस कट के आता है। कमीशन कमाता हूं तो कमीशन पे टीडीएस कट के आता है। प्रोफेशनल फीस कमाता हूं तो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कट के आता है। सर आईपीएल में बैटिंग करता हूं सर, वो जो क्या कहते हैं ड्रीम 11 इस ऐप पे खेलता हूं सर, उसमें भी मैं जीतता हूं, तो बताओ इस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो आज के टाइम पर हर तरह की इनकम्स पर क्या कटता है? टीडीएस। तो आपके पैसे टैक्स कट के आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को ना तुम पे विश्वास नहीं है। पहले हम लोग कमाते थे, अगले साल टैक्स गवर्नमेंट को देने जाते थे, कोई जाता ही नहीं था। भाई साहब कमाया, अगले साल देने जाना है। हाँ, अगले साल देने जाना है। फिर क्या बोलते हो? क्या दिमाग में आता है? अरे गवर्नमेंट ने किया ही क्या आज तक हमारे लिए? किया क्या है? हम क्यों उस बात का टैक्स दें? तो इसी रीजन से गवर्नमेंट ने तुमसे टैक्स मांगना ही बंद कर दिया, क्योंकि तुम ऐसी हरकतें करोगे। गवर्नमेंट को पता था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया आज के टाइम पर जब भी इनको पैसे दिए जाएंगे तो टैक्स काट के दो। तो जो पार्टी पैसा दे रही होगी वो टैक्स काट के देगी। अब तुम बोलोगे सर वो पार्टी क्यों काटेगी टैक्स? वो मैं जब बोलूंगा उसको मत काट तो वो नहीं काटेगा। तो बताओ उसको काटने का कोई नुकसान है? यस। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम किसी को सैलरी दे रहे हो और सैलरी पे टीडीएस नहीं काटते हो तो यहां पर डेबिट साइड पे, तो अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते थे ना, टू सैलरी लिख देंगे। अकाउंट्स में लिखते हैं ना टू सैलरी डेबिट साइड पर, और नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। यस और नो? इस नेट प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो भाई साहब ये सैलरी यहां से हटा देना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? और ज्यादा। इसका मतलब है उस सैलरी इनकम पर भी टैक्स कौन दे रहे होंगे? आप खुद। तो आप क्यों करोगे ऐसी गलती? नहीं करोगे आप ऐसी गलती, क्योंकि उस पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आप सैलरी देने के बावजूद भी अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे रहे हो, बट उस एम्प्लॉय की तनख्वाह पर आप खुद टैक्स दे रहे हो, है ना? गलत है ना? सो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला आज के टाइम पर टीडीएस जरूर काटो। तो ठीक है जी, अब मुकेश अंबानी के पास 6 लाख इंप्लॉइज हैं, 6 लाख इंप्लॉइज की सैलरी का टीडीएस पूछ लिया गवर्नमेंट ऑफिसर ने आके, टैक्स ऑफिसर ने। तो उसने बोला हाँ जी सर दे दिया, ये रहा चिट्ठा सारा। अब वो देगा ही, क्योंकि नहीं तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाएगा, देना तो पड़ेगा ही। अब अगर मैं ये कहता हूं कि सर सिर्फ यही रीजन है, नहीं, एक बात और समझना, गवर्नमेंट को बहुत फायदा हो गया। कैसे? पहले 6 लाख इंप्लॉइज है जैसे मुकेश अंबानी के, तो पहले अलग अलग इंप्लॉइज से मिलने जाना पड़ता था कि भैया टैक्स क्यों नहीं दिया, टैक्स क्यों नहीं दिया, इतने सारे इंप्लॉइज रखने पड़ते। आज के टाइम पर सिर्फ आप इंप्लॉयर से बात करोगे। किससे बात करोगे? इंप्लॉयर से। और डायरेक्टली उसको बोलोगे कि भाई तूने अपने इंप्लॉइज की तनख्वाह पर टैक्स काट लिया? उसने बोला सर काट लिया। अगर काट लिया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रसीदें दिखा दे सारी। और अगर नहीं काटा तो भैया तेरे को पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जो सैलरी दिखा रहा है ना, वो दिखाने नहीं देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? ठीक है, तो टीडीएस और एडवांस टैक्स। अच्छा, टीडीएस तो समझ में आया सबको मेरे ख्याल से। एडवांस टैक्स क्या चीज है सर? सर एडवांस टैक्स क्या है? जो देखो मुकेश अंबानी की बात हो रही है 6 लाख इंप्लॉइज की। मुकेश अंबानी अपनी इनकम पे तो टैक्स देता होगा, कैसे देता होगा? एडवांस टैक्स। सो बेसिकली टीडीएस और एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही चले जाते हैं, कमाते हो साथ साथ ही देते हो। तो मुकेश अंबानी या कोई भी ऐसी कंपनी, जैसे मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं हूं, अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तो मेरी पेमेंट पे टैक्स कैसे जाता होगा? मेरी पेमेंट पे टैक्स मुझे खुद जमा कराना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, अगर मुझे कोई इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल फीस देता है तो उसके ऊपर टीडीएस कट के आता है, वो अलग चीज है। बट अगर मैं खुद कमा रहा हूं और मेरे फीस पे टीडीएस भी कोई कुछ नहीं कटा खास, तो ऐसे केस में मुझे खुद टैक्स पे करना होगा, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। सो दोस्तों याद रहे, असेसमेंट ईयर 2022-23 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 21-22 हमेशा।
is immediately preceding the assessment year. Previous year is always immediately preceding the assessment year. असेसमेंट ईयर से पिछला साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं. सो बच्चों एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 2022-23 का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर होगा 2023-24. यस और नो? यस और नो? इसी तरीके से मैं बोलता हूं असेसमेंट ईयर 2019-20 तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा 18-19. यस और नो? बच्चों एक बात बताऊं, इस कॉन्सेप्ट को यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रीवियस ईयर को बोला जाता है इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर को बोला जाता है टैक्स ईयर. देखो कितनी आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग यूएसए वाले. और हमें देखो, हमें इंग्लिश सिखा के हम लोग तुमसे भी अच्छी बातें बोल देते हैं. क्या? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इतनी इंग्लिश. हाँ अब बात को समझो. तो अब यूएसए वाले भी हैरान है, भैया ये वर्ड क्या निकाला है असेसमेंट. हम लोग तो टैक्स ईयर बोलते हैं, तो यूएसए में इनकम ईयर और टैक्स ईयर बोला जाता है, और इनकम टैक्स अकाउंट इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बोला जाता है. बात एक ही है, असेसमेंट ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं. अब तुम बोलोगे सर जब टैक्स साथ ही साथ चला गया तो गवर्नमेंट को आईटीआर भरवाने की क्या जरूरत है? ये देखो दोस्तों, इस आईटीआर में अगर मैं इस आईटीआर की बात कर रहा हूं 2022-23, तो इस आईटीआर में मैं 2022-23 का मैं आईटीआर भर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम शो करूंगा. क्या शो करूंगा? इनकम. कि प्रीवियस ईयर 21-22 में मैंने कितना कमाया. फिर मैं ये शो करूंगा कि प्रीवियस ईयर में 21-22 में मेरा टैक्स बनता क्या है. फिर मैं चेक करूंगा कि प्रीवियस ईयर में 21-22 में मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, या फिर एडवांस टैक्स मैं दे चुका हूं. बच्चों आईटीआर में जब मैं अपनी प्रीवियस ईयर की डिटेल शो करता हूं, इनकम शो करता हूं, टैक्स शो करता हूं, टीडीएस एडवांस टैक्स शो करता हूं, तो ये जो डिफरेंस है या तो वो रिफंडेबल बन जाता है या फिर वो पेएबल बन जाता है. यस और नो? बच्चों एक सपोज करते हैं 100 रुपए की इनकम है जो आपने शो करी, 5 रुपए का आपका टैक्स बनता है. एग्जाम्पल के तौर पे 5 रुपए का टैक्स बनता है, बट आपने गवर्नमेंट को टीडीएस ऑलरेडी कट के मिला है आपको पैसा. तो टीडीएस कितना कटा? 2. तो 5 देना था, 2 क्या कहते हैं टीडीएस कट गया, तो 3 पेबल हो गया. क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा उल्टा भी हो सकता है कि टैक्स जो बनता था वो बनता था 2 रुपए, बट टीडीएस कट गए 5 रुपए, तो 3 रुपए रिफंड हो जाएंगे. कहां पे? यहां पर. इज दैट क्लियर एवरीवन? इसीलिए बच्चों इस आईटीआर को जब हम भरते हैं तो आपकी इनकम्स की क्या होती है? असेसमेंट होती है. आपका टैक्स का क्या होता है? असेसमेंट होता है. असेसमेंट मतलब कंप्यूटेशन, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस ईयर में हम तुम्हारे पिछले साल की इनकम्स की असेसमेंट करते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई? सो दोस्तों याद रखना है हमेशा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर से पहले वाला ही साल प्रीवियस ईयर होता है हमेशा. इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट. आज की क्लास में हम लोगों ने, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बट आज की क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हम लोगों ने डिस्कस किया इनकम टैक्स एक्ट 1961 की शुरुआत. कितने सेक्शंस होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं, एक तो ये बात पता होनी चाहिए आर्टिकल इनकम टैक्स एक्ट में भी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी. फिर आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर में. असेसमेंट ईयर में हम आईटीआर भरते हैं और क्या होता है वो मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस ईयर की इनकम दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर का कितना टैक्स बनता है वो दिखाते हैं, फिर कितना टीडीएस कट गया वो शो करते हैं. जो बच जाता है या तो वो पेबल बन जाता है या रिफंडेबल बन जाता है. इसको बोलते हैं असेसमेंट. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट. और ये कौन से साल में होता है बच्चों? असेसमेंट ईयर में होता है. कब होता है? असेसमेंट ईयर. क्या मेरी बात समझ में आई? दैट्स इट. आज के लिए करते हैं इतना ही. याद रखना प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर से रिलेटेड बात करूंगा. और
अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, हौसला मिले, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय। और अगली वीडियो में आने वाली है बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।